नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है हमारा और आधे से ज़्यादा बुक हम लोग खत्म कर चुके हैं नोट्स के साथ। ये मेरा नोट्स बुक है जो कि 202 पेज की लगभग हो चुकी है और मैं हर बार आपको नोटबुक दिखाता हूँ। और इसमें जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा गोलमेज सम्मेलन। और देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको पढ़ लेंगे और नोट्स भी तैयार कर लेंगे। तो लेके चलता हूँ बिना समय वेस्ट किए। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे मेरा जो है साहस बढ़ता है और आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपने नोटबुक पे बिना देर किए हुए और देखते हैं किस प्रकार हमने नोट्स बनाए हैं। बड़े ही इजीली तरीके से 32 पेज का ये है चैप्टर और कितने आसानी से हमने नोट्स बना लिए हैं। आइए चलते हैं नोटबुक पे। तो दोस्तों इस वक्त जो है आपके सामने ये मेरी नोटबुक है और ये जो है मेरा किताब है। इस किताब में देखिए स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास इस वक्त चल रहा है और चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर इस वक्त यहाँ चल रहा है। तो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन। तो देखते हैं इसको मैंने अपने नोटबुक में कहाँ पे स्थान दिया है। ये आपको बता दूं, ये 32 पेज का एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पूरा का पूरा चैप्टर हम अभी बड़े ही आराम से नोट्स बनाते हुए समाप्त कर लेंगे और समझ भी लेंगे। इसे समझने प्रश्न हमेशा जो है आते रहे परीक्षा में, तो हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसे मैंने अपने नोटबुक में कहाँ पे स्थान दिया है। आप लोग भी किताब लेके साथ में बैठिए। तो ये नोटबुक आपके सामने है। अब नोटबुक में ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये विषय सूची है और इधर पेज नंबर है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गोलमेज सम्मेलन पेज नंबर 196 से 201। जी हाँ, 5 पेज में जो है इसको मैंने पूरा सलटाया है। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कहाँ पे है। 196 पेज। हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी को भी स्किप नहीं करेंगे आप लोग। तो इस वक्त आपके सामने है, देखिए मैंने हेडिंग दी है अध्याय 19 पेज नंबर 196 सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जाननी होगी कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत आखिर में कहाँ से हुई। तो चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे ध्यान दें, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि मतलब आखिर इसकी शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई। तो देखिए 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कब हुआ था? 1928 में। क्यों हुआ था यह अधिवेशन? इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, जिसमें डोमिनियन मेन जो मुद्दा था वो था डोमिनियन स्टेट की मांग। तो जब ये रिपोर्ट स्वीकार कर लिया गया तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो लोग पूर्ण स्वराज का मांग कर रहे थे, वो डोमिनियन साम्राज्य से जो है, डोमिनियन मतलब कि 2 लोगों का शासन, तो उससे जो है संतुष्ट नहीं थे। गहरा असंतोष फैल गया जब नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। तो मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है ये कहा गया था। अब गांधी जी का क्या मत था? गांधी जी ने इस पर क्या कहा? जब कांग्रेस में ऐसे फूट पड़ती थी, दो दल में हो गए, 2 लोग अलग अलग बात बोलने लगे, तो गांधी जी ने कहा कि सरकार को 1 साल का समय में देना चाहिए। क्यों? डोमिनियन स्टेट की मांग को मानने हेतु। मतलब कहा गया कि डोमिनियन स्टेट में बड़े ही मुश्किल से सहमति बन पाई है, मुस्लिम लीग वगैरह सबने सहमति दी है, तो ये मानने के लिए 1 साल कम से कम समय दो। अगर 1 साल तक नहीं मानती है, सरकार नहीं मानी, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने ये बात कह के झगड़े को यहाँ पे जो है रोक दिया। लेकिन इसके बाद फिर 1929 की कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई। क्या हुआ? गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया। कई बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए। 1929 मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके
जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जी की गिरफ्तारी से क्या हुआ, पूरे देश में उत्तेजना फैल गई, जगह जगह जो है दंगे फसाद होने लगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। तो ये कुछ राजनीतिक घटनाएं थी। तब जाके ये सब देखते हुए लॉर्ड इरविन ने घोषणा किया। लॉर्ड इरविन ने जो है घोषणा किया। लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम आपकी बात जो है मान लेते हैं, डोमिनियन स्टेट को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी पर जो है कांग्रेस में जब ये बता दिया गया तो कहीं ना कहीं दंगा जो हो रहा था इसको शांत करने के लिए इरविन ने तुरंत ये कदम उठाया था। अब एक दिल्ली घोषणा पत्र जो है नवंबर 1929 में लाया गया। दिल्ली घोषणा पत्र इरविन के जो है इरविन ने जब कह दिया कि लागू होगा, लेकिन लागू किया नहीं था। तो दिल्ली घोषणा पत्र किसके द्वारा लाया गया, कांग्रेस के द्वारा। देखिएगा कैसे, देखिए कहानी की तरह घटना शुरू हो रही है, सब पता चलेगा कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसका बेस तैयार हुआ। अब जो है दिल्ली घोषणा पत्र किसके द्वारा, तो मुख्य जो नेता थे उनके द्वारा शुरू हुआ। गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेट की मांग को लागू किया जाए, कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व हो और जितने भी राजनीतिक अपराधी हो सबको क्षमा कर दिया जाए। ये तीन जो है मांगे रखी गई, इसी को दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। इस दिल्ली घोषणा पत्र जब लॉर्ड इरविन के पास पहुंचा तो लॉर्ड इरविन ने इसे क्या किया, 23 दिसंबर 1929 को सीधा अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इसको, भाई हम कुछ नहीं करेंगे। रिजेक्ट होते ही दिसंबर 1929 एक महीने के बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। हमेशा ये प्रश्न आते हैं कांग्रेस से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, तो 1929 के। तो 1929 दिसंबर में लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज, इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की घोषणा का लक्ष्य रखा गया। अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें स्वराज की जो है घोषणा की गई थी, स्वराज की घोषणा का लक्ष्य रखा गया था। ये प्रश्न हमेशा आते हैं। अधिवेशन की क्या मांगे थी, जो अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है कांग्रेस ने पारित किया। पहला क्या कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन होंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे, एक भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का शपथ लिया गया। त्याग पत्र तथा काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं, जो काउंसिल के सदस्य हैं वो लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे और जो लोग हैं पहले से वो त्याग पत्र दे देंगे। 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस रात को मनाया गया। रात के 12 बजे जो है साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को जहां लोग पार्टी मनाते हैं, उस समय लोगों ने क्या किया था, 31 दिसंबर 1929 को रावी तट के तट पर अपना जो है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया गया और इनकलाब के नारे लगाए गए। देखिए कैसे शुरू हुआ, कैसे भड़का, कैसे कांग्रेस जो है राजी करने को तैयार थी, लेकिन जब नहीं माना इन लोगों ने तो किस प्रकार जो है गांधी जी को यहाँ 1929 में जेल भेज दिया गया। उसके बाद लाहौर अधिवेशन के में जो है ये सारे कार्यक्रम रखे गए। तो इस तरह से जो है ये पूरा पेज जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि को समर्पित था कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से 1929 के लाहौर अधिवेशन के बीच में शुरू हो गया। आशा करता हूँ ये पेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इस पर नोट्स भी तैयार करेंगे। आगे देखते हैं 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता की शपथ। लोगों ने स्वतंत्रता की शपथ ली। शपथ के क्या प्रावधान थे, 26 जनवरी 1930 को लोगों ने क्या क्या किया, तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय का अहर्निश अधिकार है, मतलब कि स्वतंत्रता भारतीयों से नहीं हड़ी जा सकती। ब्रिटिश उपनिवेश में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शोषण किया है, ये कहा गया। 26 जनवरी 1930 को क्या कहा गया कि ब्रिटिश उपनिवेश ने हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शोषण भी किया है, कृषि तथा उद्योगों का विनाश किया है, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया, समर्पण करना जो है अपराध है। इतना सब कर दिया, इतना नुकसान अगर हमारा कर दिया है तो उसके बाद हम लोग जो है समर्पण करते हैं तो ये एक अपराध होगा, समर्पण हमें नहीं करना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था, जिसमें कर न अदा करना, सहयोग न करना, पूर्ण स्वराज हेतु कांग्रेस के हर निर्देश का पालन किया जाए। तो ये कुछ जो है प्रावधान जो थे, कुछ चीज़ें डिस्कशन की गई थी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ इसको देखते हैं।
दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च आप लोग जानते हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। जी हाँ, क्यों शुरू हुआ गांधी मार्च? तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। मैं आपको बता दूं, मैंने 11 सूत्री मांगों को यहाँ नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री जो मांग रखी थी उसमें उसको अस्वीकार कर दिया गया था, और उसमें उन्होंने जनता की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, उद्योगपतियों की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, सबके लिए उन्होंने कुछ कुछ जो है मांगे रखी थी। तो 11 मांगे रखी थी जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तब गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब वो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ेंगे। असहयोग आंदोलन में क्या होता था? लोग सहयोग नहीं करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में नियम को लोग तोड़ते थे। तो साबरमती से दांडी की यात्रा थी ये। साबरमती गांधी जी का आश्रम जो था गुजरात में, वहां से दांडी तक की यात्रा अपने 78 समर्थकों के साथ शुरू किया। 24 दिन लगे, 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल को कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को नमक बनाने का कानून तोड़ा। रास्ते में जो है ये 78 के साथ जब वो दांडी पहुंचे थे तो लाखों लोग उनके साथ थे। तो सबका समर्थन मिला इस दांडी मार्च को। इतना ही नहीं, इसका प्रसार हुआ पूरे देश में। हर जगह कोने कोने में जहां समुंदर नहीं भी था वहां भी लोगों ने इस कानून को तोड़ा, क्योंकि नमक पर कर बहुत लगा हुआ था। तो नमक खुद से बनाना जो है अपराध था, नियम उन्होंने यही नियम को तोड़ा था। देखिए कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने एक बार प्रश्न देखा था कि तमिलनाडु में किसने नमक कानून तोड़ा था, तो सी राजगोपालाचारी मुझे पता नहीं था और मैंने गलत आंसर मारा था। तो आज मैं आपको बता दूं कि सब जगह का बता देता हूँ, कई जगहों पे नमक कानून तोड़ा गया। कैसे ये नमक सत्याग्रह का प्रसार हुआ देश में। तमिलनाडु का तंजौर, जो तंजावुर बोला जाता है अभी, समुद्र तट पर क्या हुआ, सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्य तक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। केरल में के मालाबार में एक नाम था के कलप्पन, ये था नहीं है, के कलप्पन ने कालीकट से पोयन्नूर की यात्रा की। असम में सत्याग्रहियों ने सिलहट से नोवाखोली तक की यात्रा की। 14 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और एक महीने के बाद 14 मई को 1930 को जो है गांधी जी को भी, जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार करे। 2 मुख्य नेता थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी ये आंदोलन रुका नहीं। देखिए आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी जो थे, उन्होंने बालासोर, कटक, पुरी सबकी यात्रा कर करके जो है नमक कानून तोड़ते गए। बिहार के चंपारण था सारण में सत्याग्रह हुआ। अब देखिए बिहार में नमक का कोई स्कोप नहीं था, फिर भी बिहार में लोगों ने जो है इस विद्रोह में भाग लिया, सत्याग्रह किया। चंपारण और सारण में जो है जबरदस्त आंदोलन हुआ था। पटना में नखास तालाब है, उसमें अंबिका कांत सिन्हा ने जो है नमक कानून तोड़ा था। भागलपुर मतलब कहीं ना कहीं बस विध भी हो जा रहा था, नमक तो वहाँ बनता नहीं था, तो कुछ जो है केमिकल से ही कुछ बना दिया नमक टाइप का, माने एनी हाउ कानून तोड़ना था। भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद तथा अब्दुल बारी का आंदोलन हुआ। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान का आंदोलन हुआ। तो देखिए इन लोगों ने कैसे जो है पूरे देश में ये आंदोलन ने है नमक सत्याग्रह ने अपना पांव फैलाया। उसके बाद आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, तो विदेशी कपड़ों की आयात में भारी कमी आई। जी हाँ, विदेशी कपड़ों को लोगों ने उपयोग करना खत्म कर दिया था, कम कर दिया था। शराब उत्पाद शुल्क और भू राजस्व से जो आय में कमी हुई क्योंकि इन सब से आय होती थी। व्यवस्थापिका चुनाव का व्यापक बहिष्कार किया गया, कोई भागे नहीं लिया उसमें। तो ये सब जो है, तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा, कैसे स्वतंत्रता की शपथ ली गई। उसके बाद गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग रखा जो रिजेक्ट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि दांडी मार्च शुरू हुआ। नमक आंदोलन ने किस प्रकार देश में जो है पूरे देश में ये फैला, इसका प्रसार हुआ और इसके प्रभाव क्या हुए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। आगे चलते हैं। जी हाँ, अब देखिए जन आंदोलन की व्यापकता क्या थी।
कैसे जो है जन आंदोलन जो है पूरे जगह फैला, कौन कौन लोगों ने भाग लिया। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करके भाग लिया, छात्रों ने शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया, धरना प्रदर्शन दिया, मुसलमानों की भागीदारी नगण्य थी। जी हाँ, एकमात्र ऐसा समाज, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कौन से, या सत्याग्रह में जो है कौन सा ऐसा वर्ग था जिसकी भागीदारी 9 के बराबर थी, तो मुसलमान वर्ग था। इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सत्याग्रह जो था, ये आंदोलन डोमिनियन स्टेट के खिलाफ हो रहा था, तो मुसलमान नहीं चाहते। मुसलमान चाहते कि दो ये बटे, इसीलिए जो है क्यों नगण्य था, तो पहला कारण था मुस्लिम नेताओं का निर्देश था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना है, और दूसरा ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिकता की राजनीति थी। ब्रिटिश सरकार ने जो है फूट डालो राज की नीति अपनाई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो गए थे, तो इस कारण भी उन्होंने भाग नहीं लिया। उनका मानना था कि ये हिंदुओं का आंदोलन है। व्यापारी एवं छोटे व्यवसायी तमिलनाडु पंजाब, हालांकि जैसे तो पूरे देश में भाग लिया, लेकिन तमिलनाडु पंजाब से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। जनजातियां जो थी मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ की जनजातियों ने भाग लिया। मजदूर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के मजदूरों ने भाग लिया। किसान उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के किसानों ने भाग लिया। लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया। बड़ा ही व्यापक विद्रोह था। केवल मुस्लिम समाज तो था, मुसलमानों ने इसमें भाग न के बराबर लिया। तो ये इस आंदोलन की व्यापकता थी। अब यहाँ पे जब देखा गया कि अब जो है स्थिति संभलने लायक नहीं है, फिर से इरविन जग गए और गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। ये समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा सभी प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया। उसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हो। समझौते पर क्या क्या सहमति हुई जानते हैं। गांधी इरविन समझौते के कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके कुछ प्रावधान जानते हैं, क्या क्या चीज़ों में सहमति हुई। आखिर भैया इरविन को क्या क्या फिर दिमाग में आया कि वो समझौता करने को तैयार हो गए। तो हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक अपराधियों को रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों ने हिंसा की है, मर्डर वगैरह, रेप वगैरह, ये सब का केस है, उन लोगों को रखा जाएगा। राजनीतिक सभी अभ्यर्थियों को हम लोग रिहा कर देंगे। उसके बाद अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी। जो भी संपत्ति जो है ली गई है, कुर्की जब्ती हो चाहे जो भी हो, सब वापस कर देंगे। जितने जुर्माने हैं सबको स्थगित कर देंगे। विभिन्न जुर्माने को स्थगित कर देंगे। सभी जो है फाइन जो लगते हैं सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। त्याग पत्र जो दे चुके हैं सरकारी कर्मी, उनसे सहानुभूति होगी और कोशिश किया जाएगा कि उनको फिर से जो है ज्वाइन करवा दिया जाए। निश्चित सीमा तक जो है नमक तैयार करने की अनुमति, मतलब नमक जो है व्यापक बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन कम से कम लेवल में जो है निश्चित सीमा तक उन्होंने अनुमति दे दी कि नमक भी बना लीजिए आप लोग। उसके बाद शांतिपूर्ण विरोध पर सहमति दे दी। अब ये भी कहा कि इसके बाद भी सरकार कोई गलती आपको लगता है तो शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, और आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिया। आपातकालीन अध्यादेश जो था, जो अध्यादेश वो लोग देते थे इमरजेंसी में कार्रवाई करने के लिए, दमन करने के लिए, उसको वापस ले लिया गया। देखिए कितना जो है, कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल, कितना आरामदायक यह लॉर्ड इरविन समझौता था। इसके बाद गांधी जी ने 2 मांगे रखी। गांधी जी के भी 2 मांगे थी अन्य इतना देने के बाद। पहला था कि पुलिस कार्रवाई की जांच, जो पुलिस जो काम कर रही है, जितनी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, गलत जगह तोड़फोड़ की है, लूटपूट किया है, सबकी जाँच हो। और दूसरा, जो भगत सिंह को आपने अरेस्ट कर रखा है, भगत सिंह तथा साथियों की सज़ा माफ़ की जाए। क्यों? उन्होंने लॉर्ड इरविन से क्लियर कहा था, मैंने भी देखा था भगत सिंह मूवी में, कि उन्होंने कहा था कि देखिए भगत सिंह और उनके साथियों को अगर फांसी सज़ा दे दी आपने तो हो सकता है देश का माहौल बिगड़ जाए। तो भगत सिंह तथा साथियों को सज़ा माफ़ हो, ये गांधी जी ने मांगा था। हालांकि अस्वीकार कर दिया गया था, गांधी जी को सज़ा दे दी गई थी। उस समय इरविन ने कुछ नहीं बोला था, चुपचाप सज़ा दे दिया था। गांधी जी का क्या आश्वासन था? इतना कुछ मिलने के बाद गांधी जी को क्या देना पड़ा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का पूरा वचन दिया उन्होंने कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे। गोलमेज सम्मेलन में तभी भाग लेंगे जब भारत के पक्ष में मुद्दों पर विचार किया जाएगा। भारत के पक्ष में न वो मुद्दे सांप्रदायिक होने चाहिए, न डोमिनियन स्टेट के होने चाहिए। भारत के पक्ष में जो मुद्दे होंगे उन्हीं का जो है, उन्हीं का डिस्कशन जो है, उन्हीं पर विचार जो है गोलमेज सम्मेलन में किया, तभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये गांधी जी का आश्वासन था, और ये लॉर्ड इरविन ने छूट दिया। किसमें? लॉर्ड इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये क्लियरली जो है समझ में आया होगा। अगला पेज चलते हैं। ये पेज जो था आंदोलन की व्यापकता और लॉर्ड इरविन समझौते पे
सबको समर्पित था। अगले पेज में देखते हैं। अगले पेज में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 29 मार्च 1931 को। 29 मार्च आपको याद होगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। पूरे देश में रोष व्याप्त था, जगह जगह आंदोलन होने लगे। अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन क्यों हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको मंजूरी देना, कि भाई उसको सिर्फ केवल गांधी जी से नहीं ना होगा, बाकी सबको मंजूरी देंगी, हाँ सबको सहमत हो कि हाँ जो हुआ सही हुआ। पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित कर दिया, लोगों को बताया गया कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है। अब देखिए आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गोलमेज सम्मेलन ही है जिसमें जो है अंबेडकर और गांधी में विवाद हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, मैंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय को नेक्स्ट पेज में शामिल किया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से नवंबर 1931 लंदन में। जी हाँ, साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा के लिए, मेन चीज़ यही इसी के लिए हुआ था। लेकिन इसमें जो भाग किसने लिया देखिएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कुछ उदारवादी नेता, दलित वर्ग और भारतीय रजवाड़ों ने भाग लिया। यही सब लोगों ने भाग लिया, अच्छे लोगों ने तो भाग लिया ही नहीं। इसमें जितने लोग हैं ना, मुस्लिम लीग केवल अपने लिए, हिंदू सभा अपने लिए, उदारवादी लोग अपने लिए, दलित वर्ग अपने लिए, हर कोई अपनी अपनी जो है कह सकते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के लिए इन्होंने जो है इच्छा पूर्ति के लिए इन्होंने भाग लिया था। केवल व्यक्तिगत हित के पक्ष पोषण में इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। तो कांग्रेस ने जब भाग नहीं लिया तो गोलमेज सम्मेलन फीका दिख रहा था। मुख्य आधार क्या था इसका, ये सम्मेलन रखने का, कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा वाले व्यक्ति इसमें आए। लेकिन केवल समस्याएं सबने प्रस्तुत की, इसका कोई हल नहीं निकला। जितने लोग थे सब अपनी अपनी समस्या ही बता रहे थे। फाइनली बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी हल के 19 जनवरी 1931 को यह सम्मेलन समाप्त हो गया। कोई इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा सम्मेलन में गांधी जी थोड़ा इंटरेस्टेड थे। 19 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, दोनों लगभग एक जैसे रिविंग वर्ड हैं। लंदन में ही हुआ, वही जगह गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी प्लेन से उड़ के गए लंदन और वहाँ भाग लिया उन्होंने। वहाँ पे क्या था कि रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिकवादी और ब्रिटिश राजभक्त शामिल थे उसमें। मतलब कोई यहाँ भी कोई बढ़िया आदमी नहीं था। गांधी जी तो बेचारे बेकार में वहाँ पहुँच गए। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो है गतिरोध हो गया। अब एक अल्पसंख्यक का मुद्दा उभरा जिसमें मुस्लिम लीग थी, अंबेडकर थे, दलित वर्ग थे, इस सब में झगड़ा होने लगा। फाइनली रैमजे मैकडॉनल्ड की घोषणा से इस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति की गई। क्या घोषणा हुई? तो 2 मुस्लिम प्रांत का गठन हो, उसके बाद भारतीय सलाहकारी परिषद का गठन हो, और सहमति नहीं हो तो सांप्रदायिक निर्णय सरकार पर है, सरकार उसे सर्वसम्मत से वो पारित हो सकता है। ये 3 घोषणाएं करके रैमजे मैकडॉनल्ड ने ये गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। लेकिन इस पर स्वतंत्रता पर कोई विचार नहीं हुआ। भारतीय स्वतंत्रता पर इस पर कोई विचार नहीं किया गया। फाइनली गांधी जी गुस्सा होकर जो है 28 दिसंबर 1931 को इन्होंने परित्याग किया और भारत लौट आए। तो प्रश्न आते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने या कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो कौन था वो? कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी थे वहाँ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। एक ही दिन के बाद 29 दिसंबर 1931 को उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान कर दिया। तो अब हो गया कि अब ये सब ब्रिटिश सरकार के पास बहुत हो गई उदारवादी नीति, अब हम लोग आंदोलन ही करेंगे। लेकिन इस समय सरकार का रुख कुछ और था। भले लॉर्ड इरविन ने कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन अब चूंकि आंदोलन फिर से शुरू हो रहा था तो लॉर्ड इरविन का मानना था कि गांधी जी अपने आश्वासन से मुकर गए, हम लोग भी अपना कोई आश्वासन जितना दिया है वो नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया? पुनः जन आंदोलन की अनुमति नहीं दी। पहला, ब्रिटिश सरकार ने कहा कोई भी आंदोलन अब रूल के खिलाफ होगा, नियम के खिलाफ होगा। दूसरा क्या था सरकार का रुख? कि कांग्रेस की सद्भावना को मान्यता नहीं दी। कांग्रेस को हमेशा जो है देशद्रोही संस्था घोषित कर दिया गया। उसके बाद सरकार का रुख एक और क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति नहीं थी। जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे, गांव के क्षेत्र थे, वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन को बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। उसके बाद 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर फिर से अध्यादेश शुरू हो गया। अध्यादेश मतलब
इमीडिएट रूल बोल सकते हैं उसको, तुरंत नए नए नियम लाना शुरू चालू हो गया कि भारतीयों के खिलाफ। कार्यकर्ता जितने थे सबको जेल में डाल दिया गया, जितने भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, साहित्य थे, सबको सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस समय जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया था, तो अब यहाँ पर जो है क्या किया गया, सरकार का रुख जो है थोड़ा सा कड़ा था, कड़ा रुख आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने देखा। तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि तीसरा जो है मैंने छोड़ दिया है, लिखने क्रम में तीसरा मैंने छोड़ दिया है। चलिए तीसरे को बुक से देखते हैं आज, आखिर तीसरे में हुआ क्या था। भाई देखना बहुत जरूरी है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम लोग आ गए हैं गोलमेज सम्मेलन पे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन देख सकते हैं, पेज नंबर है 384। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था, ये छूट गया है नोटबुक में, इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो इसका आयोजन हुआ था, पहले आप डेट लिख लीजिएगा, 1932 से 17 नवंबर 1932 से, यानी नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, एक महीने के लिए हुआ था। मैंने इसको कहीं से जगह दी है, नहीं मैंने इसको मैं जगह नहीं दे पाया हूं, खैर कोई बात नहीं है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, मतलब एक महीने के लिए। इसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया, लेकिन कुछ अन्य भारतीय नेताओं की भागीदारी हुई थी। तो जो दो सम्मेलन हुए, जो पहले दो सम्मेलन हुए, उसी तरह इनमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ। श्वेत पत्र मतलब एक जो है, श्वेत पत्र कहने मतलब कि एक जो है आप सरकारी पत्र कह सकते हैं, ब्रिटिश संसद की तरफ से ये दाखिल किया गया, और इसमें जो है संयुक्त समिति गठित की गई, संयुक्त समिति, जी हाँ, और भारत के लिए कहा गया कि नया अधिनियम बने। 1935 में जो है इस समिति ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, और 1935 में भारत सरकार अधिनियम के रूप में इसे लागू किया गया। तो तीसरा जो था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है लागू किया। यही इसकी देन थी। तो आशा करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कुछ खास नहीं था। अब आते हैं यहां पर सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौता, कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं इसको। 16 अगस्त 1932, जी हाँ समय था 16 अगस्त 1932, दलित तथा अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन तथा आरक्षित सीटें दी गई। लेकिन इस प्रावधान में एक चीज रिजेक्ट कर दिया गया, दलितों को केवल आरक्षण दिया गया, स्वीकार्य हुआ, लेकिन पृथक निर्वाचन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार नहीं हुआ। अंबेडकर का समर्थन था इसको, अंबेडकर तो यही चाहते थे कि आरक्षण मिले। क्या प्रावधान था इसमें, कुछ प्रावधान देखते हैं हम लोग। सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया उसका क्या प्रावधान था। मुस्लिम, सिख तथा यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मानाधिकार, दलित नहीं थे इसमें। मुसलमान, सिख एवं यूरोपीय जो थे उनको पृथक सांप्रदायिक मानाधिकार दे देगा। देखिए तोड़ने की नीति, अंग्रेजों की तोड़ने की नीति, धर्म के आधार पर बांट देना। आंग्ल भारतीयों को और भारतीय ईसाई और स्त्री को भी सांप्रदायिक मानाधिकार दिया गया। मुस्लिमों को अतिरिक्त सीटें दी गई। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, देखिए आपको क्या लगता है, धर्म के आधार पर जब क्षेत्र बढ़ जाएगा तो देश को तोड़ दिया इन्होंने। कोई किसी क्षेत्र में जो है क्या करेगा, कोई किसी क्षेत्र में मतदान नहीं करेगा, हिंदू तो हिंदू में करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम में करेंगे। दलित महिलाओं के लिए दोहरी मतदान व्यवस्था, मतलब एक जगह मतदान की और दूसरी जगह भी कर सकती हैं। तो पूरी तरह से सांप्रदायिक ये निर्णय था। ये तो इसका बहिष्कार होना ही होना था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। अब कांग्रेस बहिष्कार करेगी, गांधी जी बहिष्कार करेंगे, गांधी जी सहमति देंगे और अंबेडकर जी इसको सहमति देंगे, तो विवाद होगा ही।
गांधी जी ने इसकी असहमति दे दी, इस पर असहमति जताई और अनशन करने बैठ गए। इस तरह के सांप्रदायिक निर्णयों के खिलाफ वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू को बांटने की साजिश है, आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं वो केवल सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, आरक्षण दीजिए आप, लेकिन दलितों को बांट देना और उनको जो है यहाँ आप अलग अलग मुसलमान, सिख, यूरोपीय लोगों को जो अलग अलग सांप्रदायिकता के आधार पर जो है मताधिकार दे रहे हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर आप निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो ये जो है पूरी तरह भारत को तोड़ने की साजिश है। इसलिए गांधी जी असहमत हो गए, कांग्रेस का बहिष्कार हुआ। अंत में जाके पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य। ये प्रश्न आता है, पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? तो गांधी एवं अंबेडकर के मध्य। तो गांधी अंबेडकर के मध्य क्या होता है? पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। ये जो पृथक निर्वाचन मंडल जो किया गया था सांप्रदायिकता का, इसको समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, सबसे बड़ा चीज गांधी जो चाहते थे। लेकिन इसके बदले में गांधी जी ने क्या क्या दिया, ये देखिए। दलितों को 147 अतिरिक्त सीटें दे दी गई, गैर मुस्लिम क्षेत्रों का एक भाग दलित को दे दिया गया, केंद्रीय विधानसभा में दलितों को आरक्षण 18% दे दिया गया और दलितों को सार्वजनिक सेवा में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब एक चीज गांधी जी ने लिया, वो क्या किया उन्होंने? गांधी जी ने अपनी मर्जी से पृथक निर्वाचन को खत्म किया, बाकी इतनी सारी चीजें जो है दलितों को दे दी गई। अम्बेडकर कहते थे कि अगर देश का सवाल आए तो हमेशा मैं देश के साथ हूँ, लेकिन अगर देश और दलित ने मुझे एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा दलितों का जो है भला ही चाहूँगा, देश का बाद में चाहूँगा। दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दलित उभर कर सामने आए, दलित एक राजनीतिक हथियार के रूप में सामने आए। ब्राह्मणवादी समाजवादी विचारधारा का नाश हो गया। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का अंग जो है दलित बन गए। जी हाँ, उसके क्योंकि मजबूरी बनाना ही था, क्योंकि हर जगह ये फैल गए थे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा उत्पन्न हो गई। जो लोग समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय ये सब इन लोग आदर्श मानते थे, उनके सामने बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि दलित अपने आप को काफ़ी ऊपर समझने लगे। हर जगह, हर सीट पर, हर ऊपर की कुर्सी पर हमेशा हर जगह दलित पाए जाने लगे। तो ये ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा का नाश हुआ। तो यहाँ पे हिंदू सामाजिक व्यवस्था का अंग जो है दलित बन गए। तो ये प्रभाव, कुछ प्रभाव जो है दलितों पर पड़े। तो हमारा ये पेज क्या था? सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता और इसका दलितों पर प्रभाव, इसके लिए समर्पित था। आशा करता हूँ आप लोग नोट्स इसका बना लेंगे। उसके बाद ये अंतिम है कि गांधी और अंबेडकर के वैचारिक विभिन्नता, समानता, दोनों के विचार कहाँ समान थे और कहाँ भिन्न थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुझे अलग अलग लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने वैचारिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, समानता बहुत कम है। समानता देखिए कौन कौन है। दोनों सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए काम करते थे, दोनों कुशल थे तथा पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षा प्राप्त थे, धर्म की स्वतंत्रता दोनों चाहते थे और दोनों की नीतियाँ अहिंसावादी थी। यही था। लेकिन देखिए अब देखिए दोनों में अंतर कितना था। कुछ मुख्य अंतरों को मैंने यहाँ रखा है, कुछ विभिन्नता, उनके सोचने का तरीका अलग अलग। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता सत्ता में निहित होती है, जो कोई देता नहीं है, मांग तथा चाह रखनी होती है। जबकि अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता जो है हमेशा जो शासन करते हैं वही दे सकते हैं। उसके बाद लोकतंत्र की प्रकृति में गांधी जी जो थे संसदीय व्यवस्था का विरोध करते थे, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का। अंबेडकर जो थे उसके समर्थक थे। अंबेडकर जानते थे कि उसका सहयोग करने से हमें कुछ मिलेगा। गांधी जी जानते थे कि यहाँ से जो भी चीज़ें निकल रही हैं नियम, वो भारतीयों के खिलाफ निकल रही हैं। गांधी जी एकता तथा अखंडता के समर्थक थे, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि अलगाव हो, अनेकता हो और खंडता हो, लोग बटे, दलित अलग हो हिंदुओं से, भारतीयों में दलित शामिल ना हो, उनका अलग ये हो, प्रतिनिधित्व हो। उसके गांधी जी राम राज्य के समर्थक थे, अंबेडकर इसके विपरीत विचारधारा के थे। राजनीति तथा धर्म अलग अलग नहीं है, गांधी जी कहते थे, और अंबेडकर दोनों को पृथक रहना अनिवार्य समझते थे। अंबेडकर एक वर्ग के समर्थक थे, दलित वर्ग के, जबकि गांधी जी पूरे देश के समर्थक थे। देखिए कितना ज़्यादा अंतर था इनकी सोच में। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। आप लोग एक बार देख लें। अगला चैप्टर नंबर 20 है। जी हाँ, और 20 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 20 आप लोग एक बार देख लें। चैप्टर नंबर 20 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन
फिर भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम का पार्ट बन चुकी है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, महज वो तो 32 पेज का चैप्टर था, ये जो है 398 से शुरू है और 410 तक, फिर भी 12 पेज का। मैंने कहा 10 पेज से कम का कोई चैप्टर नहीं है इसमें, तो इस पर हम लोग जो है अपना काम करेंगे। तो आशा करता हूँ आपने नोट्स रेगुलर रखिए, ध्यान से धैर्य से पढ़िए, और जब रिवाइज कीजिएगा तो आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्न छूटेंगे नहीं। ये आपका आधार तैयार हो रहा है, जड़ तैयार हो रहा है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आते हैं मेन वीडियो पर। तो दोस्तों कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। नोट्स कैसा लगा, नोट्स बनाते रहिए। स्लोली आपको ये खेल नहीं है इसको ख़त्म करना। लोग सोचते रह जाते हैं, हम लोग करके दिखा रहे हैं। तो जल्द ही ये पूरा चैप्टर, पूरा बुक खत्म हो जाएगा, हमारे नोट्स पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। और बाद में जो लोग स्किप कर गए, जो लोग छोड़ दिए, लोग सोचेंगे अरे यार मुझे भी बना लेना चाहिए था, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक दिन बीच करके वीडियो आएंगे स्पेक्ट्रम के। तो आज ये वीडियो आ चुका है, अब अगला वीडियो फिर परसों मैं लेके आऊँगा शाम को। सुबह में जो है लूसेंट का आएगा, शाम को जो है स्पेक्ट्रम का आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बीच में अगर कोई जरूरी होगा तो मैं वो भी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।